हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज के अंतर्गत आपको डेली मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें अभी तक हमने 9 दिन इसके कंप्लीट कर लिए। आज का जो डे है वह 10 डेज है, 10वां दिन है इसके अंतर्गत। चलिए तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको डेली मॉक टेस्ट की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। आपका पहला क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के मूल ढांचे के भाग है। तो इसमें पहला दिया गया है संसदीय प्रणाली, दूसरा आता है कल्याणकारी राज्य, तीसरा आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और चौथा आता है मूल अधिकार। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कूट आपका सही होता है। तो इसमें जो मतलब कि जो आपका कूट है, इसके अंतर्गत ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में दिए गए अपने निर्णय में कल्याणकारी राज्य तथा संसदीय प्रणाली को भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग माना था। तो कल्याणकारी राज्य और संसदीय प्रणाली को जो केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973 में, उसके अंतर्गत इसको मूल संरचना का भाग माना हुआ था। साथ ही जो केहोतो होलोहोन मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को संविधान की मूल संरचना का अंग माना गया था। तो ये तो केशवानंद भारतीवाद में माना गया था, और जो आपका केहोतो होलोहोन मामला जो था उसके अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संविधान की मूल संरचना माना गया था। तो इसके अंतर्गत ये उपयुक्त व्याख्या है। तो आपका इसमें जो उत्तर होगा वो 1, 2, 3 इसके ऑब्जेक्ट मतलब कि जो कूट दिए गए हैं वो सही है, चौथा इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है आपका कथन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए पहला आता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में के अंतर्गत शामिल मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरा आता है कि राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत जो आपका कथन है वह दूसरा सत्य है। आपका पहला वाला जो कथन दिया गया है वो गलत है। तो इसकी व्याख्या को जानते हैं कि आखिर ये क्यों गलत है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों में संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है। तो किसके द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जाता है? संसद के द्वारा। इसमें संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है, परंतु मूल अधिकारों में जो निहित सिद्धांत हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत शामिल मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये स्पष्टता गलत है, क्योंकि मूल अधिकारों में संसद के द्वारा संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन जो उसमें मूल अधिकार निहित होते हैं, जो मूल अधिकार के जो सिद्धांत हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका पहला इस कारण से गलत होता है और दूसरा वाला आपका सही है, क्योंकि यह राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के 19(1) के सब क्लॉज ए में दिया गया अधिकार निम्नलिखित में से किस किन युक्त निबंधनों के अधीन आता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, दूसरा दिया गया है अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा, तीसरा आता है अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा, चौथा ऑप्शन आता है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तो इसमें आपको बताना है कि इसके अंतर्गत आपका कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपका जो पहला और चौथा कथन है वह आपका सही होगा। पहला और चौथा कथन सही है, तो इसी के साथ ही ऑप्शन ए सही होगा। व्याख्या को जान लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में भारत के सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, परंतु कोई स्वतंत्रता, निरपेक्ष या पूर्णता अप्रतिबंधित नहीं हो सकती है। मतलब कि अधिकार तो देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं होगी जो पूर्णता अप्रतिबंधित नहीं होगी। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 कहता है कि यह उन आधारों पर निर्दिष्ट करता है जिनके अनुसार वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। इन आधारों में भारत की संप्रभुता और अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, राज्य की सुरक्षा के हित में न्यायालय की अवमानना आदि विषय सम्मिलित
होते हैं। और आपका ये जो अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षा और अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा इसके अंतर्गत नहीं आती है। कौन कौन से 4 आते हैं? और भी अन्य आते हैं। पहला आता है आपका भारत की संप्रभुता और अखंडता, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरा आता है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ये भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तीसरा आता है राज्य की सुरक्षा के हित में, और चौथा आता है न्यायालय की अवमानना आदि विषयों को इसे सम्मिलित किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो 4 अवमानना को प्रमुखता देखा जाता है, तो इसमें आपकी 2 अवमानना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करती है। तो इसमें आपका पहला और चौथा ऑप्शन सही है, आपका दूसरा तीसरा गलत है। तो ऑप्शन ए इसके अंतर्गत सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत प्रदत्त प्रावधानों और उनके संगत अपवादों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत आपका पहला कथन आता है कि इसके अंतर्गत पूर्वव्यापी विधि के अधिनियम की सीमा निवारक विरोध के मामले में लागू नहीं होती है। दूसरा कथन दिया गया है कि इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को किसी भी दशा में एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरा कथन आता है कि किसी भी अपराध के किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इस कारण व्यक्ति के अंगूठे के निशान, रक्त का नमूना आदि उसके बिना आज्ञा के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। तो इसके संदर्भ में आपके आर्टिकल 20 के संदर्भ में इसमें कहा गया। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंतर्गत जो आपका कथन होता है वह पहला ही कथन इसमें सही है। पहला कथन सही होने के कारण आपका ऑप्शन ए सही है। अब दूसरा और तीसरा क्यों सही नहीं है उसके बारे में जान लेते हैं कि जो आपकी पूर्वव्यापी विधि है, पूर्वव्यापी विधि के अधिनियम की सीमा केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होती है, ना कि दीवानी या कर कानूनों पर। तो जो आपके पूर्वव्यापी अधिनियम है वह सिर्फ आपराधिक केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होते हैं, ना कि दीवानी या कर कानून पर। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से सुरक्षा की मांग करने अथवा निवारक विरोध के मामले में यह सीमा लागू नहीं होती है। और अनुच्छेद 20 के तहत एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित नहीं किए जाने का प्रावधान केवल न्यायालय या न्यायालय के समक्ष सुनवाई के मामले में ही उपलब्ध होता है। यह किसी विभागीय या प्रशासनिक प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं होता है। और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि वे अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण मौखिक और लिखित साक्ष्य दोनों तरह के संदर्भ में उपलब्ध है। और इसमें भौतिक वस्तुओं की अनिवार्य प्रस्तुति, अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर, रक्त का नमूना देने की अनिवार्यता आदि इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो आपका पहला कथन है वो सही है, दूसरा और तीसरा इसका गलत होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 का विचार प्रेरित करता है। ये विचार जो भाग 3 है वह किस विचार को प्रेरित करता है? पहला दिया गया है भारत सरकार अधिनियम, दूसरा आता है नेहरू रिपोर्ट से, तीसरा आता है यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स से, तीसरा आता है फ्रांस का डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन से। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, सही उत्तर बताना है कि इसमें कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा, क्योंकि आपका जो भारतीय संविधान का भाग 3 है वह नेहरू रिपोर्ट से भी संबंधित है, यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स से भी ये प्रेरित है, और फ्रांस का डिक्लेरेशन ऑफ राइट मैन से यह प्रेरित है। तो इसके संदर्भ में ये आपका ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही है। व्याख्या को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 का विचार नेहरू रिपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिल राइट, फ्रांस के डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन आदि से प्रेरित था, और इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के मौलिक अधिकारों को प्रस्तावित नहीं किया गया था इसके अंतर्गत। साथ ही साथ इसमें इस प्रक्रिया को देखा गया था। तो यहाँ आपका जो आता है तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारतीय संविधान में यथा उपबंधित मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन दिया गया है इसमें कि संविधान मूल कर्तव्यों के प्रबंधन के लिए संसद को अधिकृत करता है। दूसरा आता है कि जहां कुछ मूल कर्तव्य नागरिकों पर लागू होते हैं, वहीं कुछ मूल कर्तव्य विदेशी और निजी संगठनों पर भी लागू होते हैं। तो इसमें आपका जो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, तो इसमें आपको बताना है। तो इसमें ना आपका पहला कथन सही है, ना दूसरा कथन सही है।
तो इसके साथ आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि संविधान जो होता है वह मूल कर्तव्य को बलपूर्वक लागू करने हेतु किसी भी उपाय की अनुशंसा नहीं करता है और यह राज्य के सभी अंगों और व्यापक स्तर पर समाज का कर्तव्य होता है कि वो मूल कर्तव्यों का पोषण करे, उन्हें प्रवर्तित करे और मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, ना कि विदेशियों पर। तो इसके अंतर्गत आपका पहला और दूसरा जो कथन दिया गया है दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के राजनीतिक न्याय का शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो भारतीय संविधान में राजनीतिक न्याय का कहाँ उल्लेख किया गया है? पहला आता है प्रस्तावना में, दूसरा आता है मूल अधिकार में, तीसरा आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका कौन सा कूट सही है। ऑप्शन ए दिया गया है कि केवल एक सही होगा, ऑप्शन बी दिया गया है कि केवल 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी आता है कि 2 और 3 सही होगा और ऑप्शन डी आता है 1 और 3 होगा। तो इसके अंतर्गत आपका राजनीतिक न्याय के संदर्भ में इसको दिया गया है, तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन होगा बी सही होगा, क्योंकि यह पहला और तीसरा राजनीतिक न्याय का इसमें उल्लेख किया गया है। मूल अधिकारों में राजनीतिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो इसका उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 38 के तहत किया गया है और आपका प्रस्तावना में तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आपके जो 3 तरीके के न्याय हैं उसके अंतर्गत बताया ही गया है। तो आपका ये पहला और तीसरा ऑब्जेक्ट सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि भारत में गन्ना किसानों के उत्पादन में संबद्ध सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए आता है कि कृषि लागत की कीमत आयोग द्वारा, ऑप्शन बी आता है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी आता है आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा और ऑप्शन डी आता है वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यह आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इसमें संबद्ध सब्सिडी को, उत्पादन से संबद्ध सब्सिडी को दिया जाता है। इसमें जो होता है वह भारत में गन्ना किसानों के लिए उत्पादन संबद्ध सब्सिडी की स्वीकृति जो होती है वह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आनुवांशिक रोग है। पहला आता है हीमोफीलिया, दूसरा आता है डाउन सिंड्रोम, तीसरा आता है सिकल सेल एनीमिया। तो इसके अंतर्गत आपका बताना है कि उपयुक्त कूट में से कौन सा कूट सही है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी आता है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी आता है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी आता है 1, 2, 3, तीनों ही सही हैं। तो आनुवांशिक रोग से जो संबंधित है ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, क्योंकि ये जो दिए गए जितने भी रोग हैं वह जैसे हीमोफीलिया जो होता है उससे प्रभावित व्यक्ति में मामूली चोट से भी अबाधित रक्त स्राव होने लगता है। सिकल सेल एनीमिया के कारण जो होता है वह लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन हीमोग्लोबिन में असमानता आ जाती है और डाउन सिंड्रोम के कारण गुणसूत्र संख्या 21 की अतिरिक्त प्रतिलिपि की उपस्थिति होती है, जो कि प्रभावित व्यक्ति गोल सिर, पतली जीभ और आंशिक रूप से खुले मुंह वाला ठिंगना हो जाता है। तो ये प्रमुख इसके आनुवांशिक रोग के प्रमुख के संदर्भ में इसकी प्रमुख स्पेशलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि वन्य जीव के संदर्भ में कलिंग से क्या आशय है। तो आपको बताना है कि कलिंग से क्या आशय है। ऑप्शन ए दिया गया है कि यह सह निर्भर पादप प्रजाति के विलुप्त होने के कारण जंतु प्रजाति का विलोपन होता है। ऑप्शन बी आता है कि यह आदिवासी अनुष्ठानों में पशुओं की बलि देने की प्रथा है। ऑप्शन सी आता है कि यह मानव पशु संघर्ष टालने के लिए पशुओं का नियंत्रित शिकार है और ऑप्शन डी आता है कि यह पशुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों का स्वस्थानीय संरक्षण है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन सी है, क्योंकि जो कलिंग होता है वह मानव पशु संघर्ष टालने के लिए पशुओं का एक नियंत्रित शिकार है। इसके अंतर्गत यह नियंत्रित शिकार के माध्यम से वन्य जीव आबादी के प्रबंधन में मानवीय हस्तक्षेप को बताता है। पशु प्रजनन में यह विशिष्ट लक्षण के आधार पर जानवरों को प्रजनन स्टॉप से निकलने या अलग करने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। तो यह आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो विश्व यूनेस्को विरासत स्थल और रामसर स्थल दोनों में शामिल है।
ऑप्शन ए आता है आपका चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी आता है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी है, क्योंकि ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है और रामसर स्थल में भी शामिल है। यह एक समृद्ध पक्षी क्षेत्रों में से एक है और जो कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रक्त समूह ए बी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। तो आपको बताना है कि रक्त समूह ए बी में क्या उपस्थित होता है। ऑप्शन ए आता है, मतलब पहला दिया गया है इसमें एंटीबॉडी ए, दूसरा दिया गया है एंटीबॉडी बी, तीसरा दिया गया है एंटीजन ए और चौथा आता है एंटीजन बी। तो इसके अंतर्गत आपको नीचे दिए गए कूट के अनुसार बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें तीसरा और चौथा सही है। क्योंकि जो रक्त समूह में एंटीजन ए में ए एंटीजन और रक्त समूह बी में बी एंटीजन होता है और रक्त समूह ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाता है और रक्त समूह जीरो में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ये रक्त समूह की स्पेशलिटी होती है कि आपका जो रक्त समूह ए है वो उसमें ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, ए बी में जो होता है वह ए बी एंटीजन और रक्त समूह ओ में आपका कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विभिन्न समयों पर आयोजित 4 बौद्ध परिषदों में से बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथे बौद्ध परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया। दूसरा आता है कि यह सातवाहन शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित किया गया था। तीसरा आता है कि यह चौथी बौद्ध परिषद वैशाली में बुलाई गई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन ए आता है कि केवल एक सही होगा, ऑप्शन बी आता है कि 1 2 3 सही होगा, ऑप्शन डी आता है, ऑप्शन सी आता है कि केवल 1 2 होगा और ऑप्शन डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह आता है ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें आपका दूसरा और तीसरा कथन जो है वह असत्य है, पहला कथन सत्य है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि जो कुषाण शासक रहे कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति परिषद आयोजित की गई थी। इसमें आपके जो बौद्ध धर्म है उसको हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया था और महायान ने संस्कृत को अपनी भाषा के रूप में अपनाया और बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया, जबकि हीनयान ने पाली का अनुसरण करना जारी रखा और बुद्ध को एक मार्गदर्शक माना। कनिष्क के कुंडलवन जो कि जम्मू कश्मीर और में के श्रीनगर के पास जो वर्तमान में हरवान है वहाँ पर आपका कुंडलवन है, वहाँ पर चौथी बौद्ध परिषद को बुलाई हुई थी और उसमें बड़ी संख्या में बौद्ध विद्वानों ने भी भाग लिया था। तो इसके साथ ही आपका पहला कथन सही है, दूसरा तीसरा आपका गलत है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि यह भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों का आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है। दूसरा आता है कि विदेशी मुद्रा भंडार पूंजी खाते में रखा जाता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत आपका जो सत्य कथन है वह सी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है कि विदेशी मुद्रा भंडार भुगतान संतुलन में आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार को पूंजी खाते में रखा जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट आता है क्रय शक्ति समता के संदर्भ में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए आता है, मतलब पहला कथन आता है कि यह क्रय शक्ति समता किन्हीं 2 देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूदा अंतर को दर्शाती है और दूसरा आता है कि यह क्रय शक्ति समता मुद्रा विनिमय दर या करेंसी एक्सचेंज रेट तय करने में अहम भूमिका अदा करती है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हैं कि क्रय शक्ति समता किन्हीं भी 2 देशों में वस्तु और सेवा की कीमतों में मौजूदा अंतर को भी दर्शाती है। साथ ही है विनिमय दर जो कि करेंसी एक्सचेंज रेट के संदर्भ में है उसे तय करने में अहम भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें बेरोजगारी के संदर्भ में है। पहला दिया गया है कि प्रचंड बेरोजगारी में कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। दूसरा ऑप्शन आता है, मतलब दूसरा कथन आता है कि मंदी की अर्थव्यवस्था में चक्रीय बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है
और तीसरा ऑप्शन आता है, कथन आता है कि यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है, क्योंकि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी कहीं सही है। क्योंकि पहले के अंतर्गत बताएं कि वो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वह कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, ये कथन सही है। मंदी की अवस्था में चक्रीय बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत आपके तीनों ही कथन सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और मार्शल आर्ट के रूप में पहचान करें। तो इसमें पहला दिया गया है कि यह राजपूतों द्वारा विकसित बिहार की मार्शल आर्ट का एक रूप है। दूसरा आता है कि इसमें तलवार और ढाल का इस्तेमाल करके लड़ाई करना शामिल है। और तीसरा आता है कि छऊ नृत्य में इसके चरणों और तकनीकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो प्रयुक्त कथनों में से किस मार्शल आर्ट का वर्णन किया गया? तो इसके अंतर्गत जो आपकी मार्शल आर्ट है, इसके अंतर्गत आपकी परी खंडा मार्शल आर्ट का ये वर्णन करता है। क्योंकि जो परी खंडा मार्शल आर्ट है, यह परी ढाल को कहा जाता है और खंडा जो होती है वह तलवार को कहा जाता है। परी जो है आपका ढाल, खंडा तलवार होती है। जो राजपूतों द्वारा विकसित बिहार की एक मार्शल आर्ट रूप है और इसे तलवार और ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लड़ाई के दौरान किया जाता था। और छऊ नृत्य में इसके चरणों और तकनीकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो कथन दिए गए हैं वह पैरी खंडा से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि जलोद्भूत में से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है इसमें कि यह अत्यंत आर्द्र मृदा में उगते हैं। दूसरा आता है कि एंजोला एक मुक्त प्लावी जलोद्भूत का उदाहरण है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन सी सही है, क्योंकि पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी इसके अंतर्गत सत्य है कि जलोद्भूत जो होते हैं वो अत्यंत उग्र मृदा में उगते हैं और यह एजोला एक मुक्त प्लावी जलोद्भूत का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि यह सूर्यताप की कुल मात्रा को सोख लेता है। दूसरा दिया गया है कि वायुमंडल की एक परिवर्तनशील गैस होती है और तीसरा आता है कि यह पृथ्वी को अत्यधिक ठंडा या गर्म होने से बचाता है। तो उपयुक्त कूट में से सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसके अंतर्गत कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है वह सही होगा, क्योंकि इसमें जो जलवाष्प के संदर्भ में आपके तीनों कथन दिए गए हैं वो सत्य है कि यह सूर्यताप की कुल मात्रा को भी सोख लेता है, यह वायुमंडल की एक परिवर्तनशील गैस भी होती है और यह पृथ्वी को अत्यधिक ठंडा और गर्म होने से बचाता है। तो इसके साथ आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सत्य होते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन श्रृंखला है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट डे यानी कि कल आपका डे 11 के अंतर्गत इस श्रृंखला को कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपने डे 1 से 9 तक नहीं देखे हैं तो आपकी प्लेलिस्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स के 2024 के पर्पस से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ पर यह दिए गए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।